हेलो डियर स्टूडेंट। तो ब्लैक बुक रिवीजन में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग नेक्स्ट यूनिट उठाते हैं, बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, सेकंड एनसीईआरटी का यूनिट है ये। जैसे जैसे आपके टेस्ट हो रहे हैं वैसे वैसे हम लोग इसको पूरा पढ़ते हैं, पेपर करते हैं। ठीक है, तो आज इस यूनिट में देखिए, इस यूनिट में आपको तीन चैप्टर पढ़ने हैं टोटल। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो मतलब एक्चुअली ये तीनों यूनिट डेडिकेटेड है आपकी ह्यूमन वेलफेयर के लिए, इसीलिए इसका नाम पूरा यूनिट का पड़ता है बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर। और आपको तो पता है कि मैं कोई भी यूनिट स्टार्ट करता हूँ पहले सबसे पहले जो भी डेडिकेटेड साइंटिस्ट होते हैं, जो भी उसके कंट्रीब्यूशन में होते हैं, पहले वो पढ़ते हैं हम लोग। तो आइए देखिए, प्यारी सी फोटो छपी है एम एस स्वामीनाथन साहब की। इनका पूरा नाम है मुकाम्बो संबशिवन स्वामीनाथन। कब पैदा हुए? 1925। कब पैदा हुए, कब मर गए? अगर ये भूल जाता है कोई दिक्कत नहीं। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी में, इवन सारे साइंटिस्ट जो भी आपके लिखे हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी में, स्पेशली वो देखते हैं, वार्ड वगैरह वो सारी चीजें आपको याद रहे ना, बानी की सब कोई दिक्कत नहीं। तो आइए देखते हैं स्वामी एम एस स्वामीनाथन साहब का। जब भी आप नाम सुनते हो सबसे पहले आपके मन में ग्रीन रिवोल्यूशन आता है, हरित क्रांति। एक्चुअली क्या था, जब अपना देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद, तो सबसे बड़ा जो मेजर चैलेंज दिखाई दे रहा था वो था कि ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रोवाइड करना। और ये आज भी टास्क ये चल रहा है, इस पे काम चलता ही रहता है कि भाई इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही है तो उनको फूड फॉडर शेल्टर, भाई रोटी कपड़ा मकान की बेसिक जो रिक्वायरमेंट है ये तो पूरी होनी चाहिए। तो उसके लिए एम एस स्वामीनाथन साहब आगे आए और इन्होंने कोलैबोरेशन किया विद नॉर्मन ई बोरलॉग के साथ, और मैक्सिकन की एक वैरायटी है वीट की, उसको इंट्रोड्यूस किया, जिससे ग्रीन रिवोल्यूशन प्रॉपर तरीके से हुआ, मतलब हरित क्रांति में तेजी से बदलाव आया। इसीलिए इसका नाम पड़ा ग्रीन रिवोल्यूशन। यानी अब फूड की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत दूर तक सही हो गई। यानी ये वीट की जो वैरायटी थी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन वीट, मैक्सिकन वैरायटी थी वीट की। तो इससे क्या हुआ, ये हाई यील्डिंग वैरायटीज रही होगी और प्रॉपर तरीके से अपने कंट्रीज के इन्वायरमेंटल के लिए सुटेबल रही होगी, ताकि इसमें बहुत ज्यादा से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा यील्ड, ज्यादा से ज्यादा पैदावार किया जा सकते हैं। तो इनका नाम आप जोड़ते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के साथ। इन्होंने कोलैबोरेशन किया था नॉर्मन ई बोरलॉग के साथ। देखिए पूरा पढ़िए आप। स्वामीनाथन इनिशिएटेड कोलैबोरेशन विद नॉर्मन ई बोरलॉग व्हिच कल्मिनेटेड द ग्रीन रिवोल्यूशन थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सिकन वैरायटी। द कंट्री नेम वाज मैक्सिका। मैक्सिकन कंट्रीज का जो वैरायटी था वीट इन इंडिया, भारत में। Established at the IARI, Indian Agriculture Research Institute, enabled Swaminathan and his team to develop a short duration, high yielding varieties बनाने में इनकी ये IARI ने हेल्प किया था। कौन कौन सी? आपकी हाई यील्डिंग वैरायटी में राइस भी थी और साथ में जिसे इंक्लूडिंग सेंटेड बासमती को आप कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। इन सबको भी इंट्रोड्यूस कराया था ड्यू टू द कोलैबोरेशन एंड विद एम एस स्वामीनाथन साहब, ठीक है। इनका बहुत बड़ा रोल रहा अपने देश में भूखमरी को मिटाने के लिए, भाई इतनी ग्रोइंग पॉपुलेशन को हरित क्रांति लाने के लिए। तो इसके लिए थैंक्स टू एम एस स्वामीनाथन साहब। ये पढ़ लीजिए। हाँ, एक बात और एनसीईआरटी में लिखा है, इन्हें कहते हैं इनिशिएटर ऑफ लैब टू लैंड। क्या? इनिशिएटर ऑफ लैब टू लैंड, ये पॉइंट याद रखिए। मान लीजिए सीधा वन लाइनर क्वेश्चन छप जाए कि लैब टू लैंड बताइए किसको, किससे रिलेटेड है, तो आप लगाएंगे आंसर एम एस स्वामीनाथन, लैब टू लैंड। एक्चुअली इन्होंने क्या किया होगा, जैसे नाम, जैसे इतना पढ़ के आपको क्या पता लग रहा है कि भैया इन्होंने बहुत सारे राइस, वीट वगैरह बहुत सारे फसल को लैब में टेस्ट किया होगा, बहुत सारी वैरायटीज को टेस्टेड किया होगा लैब में, और फिर उसको सक्सेसफुली लैंड में ग्रो कराया, यानी कल्टीवेट किया, और उससे ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए अच्छे डिमांड में अनाज मिल सका। इसलिए इनको कहते हैं लैब टू लैंड, ठीक है। तो ये बातें नाम ही बता रहा है, तो बस इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। और इनके दोस्त जो थे नॉर्मन ई बोरलॉग, ये आप इनका नाम मत भूलिएगा, ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। कौन सी वीट की वैरायटी थी, तो ये कौन सी कंट्री से, तो मैक्सिकन वैरायटी थी, और यहाँ पे सेंटेड बासमती इंक्लूडिंग आप राइस वगैरह ये सब भी इन्होंने किया था। आइए पढ़ते हैं आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में चैप्टर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले बात आपके मन में आती है व्हाट इज हेल्थ, ठीक है। हेल्थ क्या है? तो जैसे आपने इसके पहले चैप्टर में जब मैंने रिवीजन कराया था आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, तो वहां पे WHO हेल्थ की डेफिनेशन बताते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी कौन है, तो द इंडिविजुअल विच इज फिजिकली फिट, नॉट ओनली फिजिकली फिट, द इंडिविजुअल विच इज फिट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। अगर इन सब में वो फिट है तभी वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। यानी हेल्थ का कुछ यही ऐसा ही कुछ मीनिंग होने वाला है। आपके मन में जब हेल्थ आता है तो आप सोचते हैं कि ऑब्सेंस ऑफ डिसीज, यानी अगर डिसीज नहीं है, ऑब्सेंस ऑफ डिसीज यानी वो बंदा क्या हेल्दी है। आप ऑब्सेंस ऑफ डिसीज हेल्थ
को पूरी तरह डिफाइन नहीं करता, या फिजिकली फिट हो जाना हेल्थ को पूरी तरह डिफाइन नहीं करता। फिजिकली फिट यानी फिजिकली फिट हो और उसमें डिसीज ना हो, तो ये पूरी तरह से आपको हेल्थ की डेफिनेशन नहीं बताता। भैया हेल्दी इंडिविजुअल मस्ट बी फिजिकली, इमोशनली एंड सोशली फिट। भैया इसको फिजिकली फिट तो होना ही चाहिए, साथ में सोशली, मेंटली एंड बिहेवियरली फिट होना चाहिए। अब मान लीजिए आप बहुत हेल्दी हैं, लेकिन आप सोसाइटी में मारपीट करते हुए चलते हैं, गाली देते चलते हैं, तो आप फिट कहाँ हैं भैया? आप साइकोलॉजिकल कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई ना। तो इसीलिए एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया हेल्थ का कि द इंडिविजुअल मस्ट बी फिजिकली फिट अलॉन्ग विद सोशली, मेंटली एंड बिहेवियरली। तो ये सारा फिटनेस, ये सब चीजें जब होगी तभी आप एक हेल्थी कहलाएंगे। अब देखिए हेल्थ डिसऑर्डर बहुत सारे कारणों से हो सकता है। एनसीईआरटी की पहली लाइन में लिखा है इट ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या? जेनेटिक डिसऑर्डर, या कोई आपका इन्फेक्शन से एक्सपोजर हो गया वो भी कारण हो सकता है, या आपका पर्सनल हाइजीन, भैया आप रेगुलर एक्सरसाइज लेते हैं, प्रॉपर नींद लेते हैं, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते हैं, नहीं तो ये पर्सनल उसमें आ जाता है। पर्सनल हाइजीन में आपकी कौन सी बिहेवियर अच्छी है, कौन सी योर बिहेवियर लाइक इट आर ऑप्शन से कौन कौन सी बिहेवियर आप में अच्छी होनी चाहिए तो है, और नहीं है तो नहीं, कौन सी नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल हाइजीन। और जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या है भाई? आप जेनेटिक डिसऑर्डर में तो आप लाचार होते हैं। अब मदर से कोई भी डिसीज आ गई, ठीक है, या कंजेनाइटल है तो वो बाई बर्थ होती है, तो ये होता है कि भाई पर्सन कैसे डिसीज हो सकता है, ये सारे कारण हो सकते हैं। अब जो सबसे पहले एनसीईआरटी में लिखता है पैराग्राफ में, ग्रीक्स, अर्ली ग्रीक्स में हिप्पोक्रेट्स वगैरह लाइक जो बंदे थे, ये क्या मानते थे? इन्होंने दिया था एक हाइपोथेसिस, दैट वाज गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि उन बंदों का जिनका टेम्परेचर हाई होता है तो उनको बताया कि दे बिलोंग टू ब्लैक बाइल पर्सनालिटी, हॉट पर्सनालिटी वाले लोगों को ब्लैक बाइल पर्सनालिटी बताया, और इसी को उन्होंने बताया कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस है। लेकिन भैया इट वाज अ प्योरली रिफ्लेक्टिव थॉट, एक उड़ता हुआ विचार था, केवल कल्पनाएं थी, एक्चुअली सही नहीं था। जब आपके विलियम हार्वे साहब आए, विलियम हार्वे का नाम आपने सुना है, हु डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, विलियम हार्वे, और थर्मामीटर की जब डिस्कवरी हुई तो विलियम हार्वे साहब ने इसको डिस्कार्ड किया, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को, कि ऐसा कुछ नहीं होता। जब इंसान डिसीज्ड होता है यानी उसमें टेम्परेचर इंक्रीज्ड है, यानी उसकी डिफेंस मैकेनिज्म, देखिए आपको फीवर होता है तो टेम्परेचर क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारी प्रतिरोधक क्षमता आपकी इम्यूनिटीज में पढ़ेंगे आप, तो वो लड़ रही होती है, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो बताया कि एक सर्टेन कंडीशन में ही बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, नॉट ऑलवेज। तो ही डिस्कार्डेड द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दैट वाज गिवन बाय द अर्ली ग्रीक्स लाइक हिप्पोक्रेट्स। तो वो वहां से डिस्कार्ड किया, इतना याद रखिएगा विलियम हार्वे के बारे में, उन्होंने डिस्कार्ड किया था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को, ठीक है। तो ये बातें आपने पढ़ ली मोटी मोटी, तो वहां से उसको डिस्क्राइब किया गया, डिस्कार्ड किया गया, ये फिर पढ़ा। तो अब आप देखिए पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, देखिए रिवीजन है तो थोड़ा स्पीड में चलेंगे, चार इसको पूरे 2-3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कुछ कॉमन डिसीजेस आप पढ़ेंगे, क्या कॉमन डिसीजेस। अब कॉमन डिसीजेस में आप क्या पढ़ेंगे? कौन सी डिसीज बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है, कौन सी फंगल है, कौन सी हेलमिंथिक है, एक्सेट्रा। कॉजल एजेंट यानी कौन करा रहा है, वेक्टर क्या है, वो सब देखेंगे। उसके कॉमन सिम्टम्स देखेंगे, टेस्ट वगैरह देखेंगे, ये सारी चीजें इसमें कॉमन डिसीज में देखेंगे। फिर 2 डिसीज इंपॉर्टेंट दिया है आपकी, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और एक दिया है कैंसर, ठीक है, ये पढ़ेंगे आप। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें, इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट विद डिसीज विद द होस्ट विद द पैथोजन, उस क्षमता को प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा है आपका जो लास्ट फाइनल इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। क्या? ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, ये पढ़ना है ड्रग्स। तो ये टॉपिक 4 पार्ट में कॉमन, ये डिसीजेस पढ़ेंगे आप, एड्स एंड कैंसर, इम्यूनिटी और आपका ड्रग्स। अगर इतना आपने पढ़ लिया तो पूरा चैप्टर कंप्लीट। आइए एक एक चीज देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। जो जो काम का वही चीज भाई, इस बुक को ऐसे डिजाइन किया गया है कि पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ है, एक्सट्रैक्ट है, तो वही चीज आपको दिखानी है जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और यहीं से जनरली क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए थोड़ा सा कंटेंट शॉर्ट रहता है लेकिन टू द पॉइंट रहता है। आइए देखते हैं। अब देखिए ये हम लोग पहला उठाएंगे कॉमन डिसीजेस। कॉमन डिसीजेस में देखिए कॉमन डिसीजेस 2 प्रकार के बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेडिंग, कैसा उसका स्प्रेड हो रही है, कैसे फैल रही है, उसके हिसाब से इन्फेक्शियस है कि नॉन इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस डिसीज एक्चुअली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय सिंपल
फिजिकल मीन्स किसी आप ऑब्जेक्ट का एक्सचेंज कर रहे हैं, इन सब की वजह से इन्फेक्शियस डिजीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, भाई डायरेक्टली अगर टच से या किसी फूड पार्टिकल से हो रही तो डायरेक्टली है, इनडायरेक्टली इन द सेंस कि आपने मान लीजिए किसी को कॉमन कोल्ड है, उसका टॉवेल वगैरह या उसका कुछ ऑब्जेक्ट यूज कर लिया तो आपको हो गई, यानी ये इन्फेक्शियस डिसीज हुई। और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज वो डिसीजेस होती हैं जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती हैं, ठीक है। जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर जितने हैं वो सारे भैया उनके बगल में आप बैठे रहो तो आपको सिकल सेल हीमोफिलिया ये सब थोड़ी ना हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम, तो वो सब क्या जेनेटिक डिसऑर्डर नॉन इन्फेक्शियस में आते हैं। और कैंसर, क्या कैंसर नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में आता है, आपकी डायबिटीज नॉन इन्फेक्शियस में आता है। तो ये सारी चीजें आपके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती, ठीक है। तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में है, और इन्फेक्शियस जो डायरेक्ट फैल जाती है उन्हें इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं, मे बी डायरेक्टली मे बी इनडायरेक्टली। अब देखते हैं एक पॉइंट एनसीईआरटी में नीचे अंदर लिखता है कि भैया जो इन्फेक्शियस डिसीज में जो सबसे फेटल है, जो सबसे जानलेवा है, वो है आपका एड्स। क्या एड्स अगर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेटल डिसीज इन इन्फेक्शियस केस, इन्फेक्शियस डिसीज में कौन सी सबसे फेटल है, तो वो आप लगाएंगे एड्स। और पूछेगा नॉन इन्फेक्शियस में सबसे फेटल कौन है, सबसे जानलेवा कौन है, तो वो है कैंसर, ठीक है। कैंसर की वजह से बहुत लोग मरे हैं, लाखों करोड़ों भारत में ड्यू टू कैंसर। तो सबसे ये नॉन इन्फेक्शियस में आती है और वो इन्फेक्शियस में आती है, तो इसलिए याद रखिएगा इन दोनों को, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। अब आइए देखते हैं कौन कौन सी होती है आपकी इन्फेक्शियस डिसीज। एड्स है, कॉमन कोल्ड है, मलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है। कॉमन कोल्ड इज अ वायरल डिसीज, ठीक है, और राइनो वायरस से होती है। मलेरिया बैक्टीरियल पैथोजन वो है आपकी प्रोटोजोवन डिसीज है। ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अभी एक एक चीज पढ़ाते हैं परेशान। नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, या मैं इवन ये कहूँ जेनेटिक, जितने जेनेटिक डिसऑर्डर है वो सब नॉन इन्फेक्शियस में आएंगे। आगे बढ़े डिसीज विद पैथोजन, कौन कौन से डिसीज क्या पैथोजन कराते हैं, देखिए से बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है आपके टाइफाइड है, निमोनिया है, डिप्थीरिया, बैक्टीरिया, डिसेंट्री, प्लेग, ये सब कैसे आपकी बैक्टीरियल। टाइफाइड डन बाई सल्मोनेला टाइफी, निमोनिया आपकी निमोनियाई, ठीक है, डिप्थीरिया बैक्टीरिया आपकी बैक्टीरियल, डिसेंट्री, प्लेग वगैरह ये सब वायरल डिसीज। कॉमन कोल्ड, पोलियो, प्रोटोजोवन डिसीज, मलेरिया मोस्ट नोटोरियस प्रोटोजोवन आपकी पढ़ेंगे आप लोग। सबसे ज्यादा डिसीज कराती है, सबसे कॉमन है वो है मलेरिया। अमीबियासिस, इंटरमीबा, हिस्टोलिटिका एंड फंगल डिसीज में रिंगवर्म है, और हेलमिंथिक डिसीज में एस्केरियासिस, फाइलेरियासिस ये सब कराते हैं, ठीक है। आपकी निमोनिया जो कराते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, दो याद रखिएगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई सबको याद रखता है निमोनिया कराया गया, लेकिन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी को लगता है इन्फ्लुएंजा कराया ना बाबू, ये निमोनिया ही कॉज कराता है, ठीक है। आगे देखते हैं कौन कौन से दिया हुआ इसमें। देखिए यहाँ पे नेम ऑफ डिसीज रहेगा, अगर टेस्ट है तो पढ़ लेंगे। कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन कराता है, उसके सिम्टम्स क्या दिखेंगे, इफेक्ट क्या दिखेंगे, ये पढ़ते हैं आप लोग। तो पहले हम लोग बैक्टीरियल में चल रहे हैं अभी। टाइफाइड कौन कराता है, टाइफाइड कराता है सल्मोनेला टाइफी, क्या ये देखिए लिखा है सल्मोनेला टाइफी, बहुत बार पूछा गया। इसमें क्या होगा, सस्टेन्ड हाई फीवर, वीकनेस होगी, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन। अरे यार आप सब लक्षण से झेल चुके, टाइफाइड आपको होता है, फीवर आता है, ठीक है, वीकनेस महसूस होती है, स्टमक में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी करा सकता है। अब देखिए अगर सीवियर केस हो गया, सीवियर केस अगर टाइफाइड का हो गया, आपने तुरंत रेमेडी नहीं ली, यानी ड्रग्स वगैरह दवाइयां नहीं ली, और उस केस में क्या हो सकता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, यानी इन द केस ऑफ सीवियर परफोरेशन इंटेस्टाइनल परफोरेशन में हैपन एंड इट कैन बी फेटल, यह जानलेवा भी हो सकती है। देखिए लिखा होगा इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन द सीवियर केस, अगर ऐसा हुआ तो डेथ हो सकती है। निमोनिया, निमोनिया एक्चुअली कौन कराता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बताया था, इसको मत भूलना, इन्फ्लुएंजा नहीं, ये आपकी निमोनिया कराते, ठीक है। उसके बाद फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक, इसमें सब लक्षण दिखते हैं, बहुत बार आप झेले भी होंगे। एल्वुलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू द सीवियर प्रॉब्लम इन द रेस्पिरेशन। थोड़ा सा देखते हैं निमोनिया। एक्चुअली निमोनिया जब होती है तो एल्वुलाई की वॉल में, ये एल्वुलाई की वॉल है भाई, गैसियस एक्सचेंज एल्वुलाई में ही होगा, गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर जो लंग्स में पाया जाता है, जिसमें एक्चुअली डिफ्यूजन होता है, यानी रेस्पिरेशन जहां से हैपन होता है वो है आपकी एल्वुलाई की दीवार में। अब एल्वुलाई की दीवार में क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, जब आपको निमोनिया ये बैक्टीरिया यहाँ पे कॉज करता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फूड अंदर भर जाता है, क्या एक्यूमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, सरफेस एरिया घट जाता है, यानी रेस्पिरेशन का रेट घट जाता है, यानी क्या होगा, O2 PO2 लिख रहे थे, O2 की वैल्यू जो होती है वो घट जाती है और CO2 की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी CO2 बढ़ जाएगा। आपका इसे कहते हैं
कि अगर CO2 का लेवल बढ़ गया, तभी इसमें लिखता है कि सीवियर केस में अगर निमोनिया हुई है तो आपका लिप्स, होंठ और नेल्स ये टर्न हो जाएंगे ग्रेइश टू ब्लू, मतलब नीला पड़ने लगता है, यानी साइनोसिस जिसे बोलते हैं, ब्लू कलर की वजह से साइनोसिस आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है। कहाँ? एल्वुलाई में। एल्वुलाई के सरफेस एरिया एक्चुअली कम हो जाता है। क्यों कम होता है बच्चा? क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन होने लगता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, इसीलिए कभी कभी कहते हैं ना लंग्स में पानी भर गया निमोनिया के, जब हाई सीवियर केस होते गांव में ऐसे बोल देते हैं। एक्चुअली लंग्स में नहीं है, निमोनिया की वॉल के अंदर, निमोनिया एल्वुलाई के अंदर निमोनिया की वजह से हो जाता है ऐसा। इसलिए सरफेस एरिया घट गया, ऑक्सीजन का CO2 का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए नीला पड़ने लगता है शरीर आपका, स्पेशली लिप्स और नेल्स। तो देखिए लिखा होगा, अभी नीचे लिखा होगा, नहीं लिखा इसमें, ठीक। उसके आगे पढ़ते हैं आपके कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड से बहुत बार आप झेले होंगे, राइनो वायरस कराता है। राइनिन वर्ड आता है आपके रिलेटेड टू द नोज, यानी रिस्पिरेटरी पैसेज तक जो सीमित है वो है आपका कॉमन कोल्ड, और जो लंग्स तक जाएगा वो है आपका निमोनिया। देखिए बेसिक डिफरेंस पूछता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। तो कॉजल एजेंट तो डिफरेंट है ही है भैया, निमोनिया को बैक्टीरिया करा रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और कॉमन कोल्ड इज अ वायरल डिसीज, राइनो वायरस की वजह से होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़े खास लक्षण क्या होता है कि कॉमन कोल्ड बेचारा बस आपके रिस्पिरेटरी पैसेज, नाक और यहाँ पे गले में दर्द होने लगेगा, ये सब में प्रॉब्लम करेगा। लेकिन ये तो खतरनाक टाइप होता है निमोनिया, ये आपके लंग्स तक पहुंच जाता है, वहां तक हावी हो जाता है। इसलिए देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया, यही डिफरेंस पूछता है। कई बार एग्जाम में ऐसे ऑप्शन बना के रखे गए हैं, आप PY2 सॉल्व करते हैं आपको मिलता है। आगे बढ़िए, क्या होता है आपके कॉमन कोल्ड में? नसल कंजेशन, नाक जाम हो जाती है, डिस्चार्ज म्यूकस का लेवल बढ़ जाता है, सोर थ्रोट, गले में गड़ना यानी सोर थ्रोट होने लगता है, और कफ वगैरह होती है, हेडेक भी होने लगता है, सिर दर्द वगैरह, ये सब कॉमन बात है। सब कुछ आप झेले हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं लगे रॉकेट साइंस पढ़ा रहे हैं या कहीं स्पेस से है, तो सब चीज जान रहे हैं आप। इन्फेक्शन विद नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, देखिए लिख दिया इसमें साफ साफ, नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज तक ही इन्फेक्ट करेगा, जबकि ये एल्वुलाई तक इफेक्ट करता है। अब मलेरिया, नोटोरियस प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की 3 स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, फाल्सीपेरम, 3 है। फाल्सीपेरम इज अ मोस्ट डेंजरस मलेरिया। फाल्सीपेरम एक्चुअली क्या होता है, इसमें बहुत खतरनाक टाइप का होता है ये, ठीक है। तो सबसे पूछेगा सबसे खतरनाक सीवियर केस होता है ड्यू टू फाल्सीपेरम। 3 याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया एंड फाल्सीपेरम। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब मलेरिया आपको होता है तो ठंड लगती है, चिल, उसके साथ फीवर आता है, 3 से 4 दिन 30 to 40 डिग्री बॉडी जो है हीट हो जाती है इसमें। और पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल एंड देन अटैक द RBC। पहला पैरासाइट जाता है आपके लीवर में, फिर उसके बाद अटैक करता है RBC में। एक्चुअली क्या होता है, इसमें पूरा डायग्राम बना हुआ है NCERT में, पूरा जब लेफ्ट साइड में से देखते हैं तो पूरा जैसे आप किसी भी, ये मान लेते हैं आप एनाफ्लीज है, एक्चुअली फीमेल वाली ही काटती है, क्या फीमेल वाली काटती है, उससे ही पूछो मेल वाला क्यों नहीं काटता, फीमेल वाली क्यों काटती, भाई मेल वाले लड़ाई करते हैं इसलिए बार बार फीमेल काटते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली फीमेल एनाफ्लीज मच्छरनी ही काटती है, मेल वाला नहीं काटता। इसके पास सकिंग माउथ टाइप का होता है। एक्चुअली होता क्या है, क्यों काटती बेचारी, जब उसको अंडे देना होता है एग लेइंग के दौरान, तो उसमें आयरन और प्रोटीन की जो डिफिशियंसी होती है वो हीमोग्लोबिन से, आदमी के खून से पूरा होती है, इसलिए वो काटती है, उसका कोई शौक नहीं है, ठीक है। और फिर वो सकिंग टाइप का माउथ पाया जाता है, जबकि बेचारा मेल वाले में क्या होता है, उसका लैपिंग टाइप का माउथ पाया जाता है, वो चोंगा जो जिसमें मच्छरनी काट के आपको एकदम लगता है ना, वो नहीं उसके पास होता, उसके लैपिंग टाइप का होता है। वो बेचारा प्लांट के नेक्टर और प्लांट के सैप पर ही डिपेंड रहता है, उसी से काम चलाता है, जबकि ये खून चूसती है। क्यों? क्योंकि इसको अंडा देना है, आयरन और प्रोटीन की डिफिशियंसी पूरा करनी है, इसलिए मच्छरनी काटती है। फीमेल एनाफ्लीज कराती है आपकी मलेरिया, ठीक है। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, फीमेल वाली कराती, क्यों कराती है बताया। तो जब फीमेल मच्छरनी के अंदर जब ये सलाइवरी ग्लैंड में बहुत सारी स्पोरोजॉइट पाए जाएंगे, स्पोरोजॉइट एक्चुअली क्या होता है, जब पूरे इसके सलाइवरी ग्लैंड में मान लीजिए इन्फेक्टेड, किसी इन्फेक्टेड को काटा, वहां ये आ गया। अब क्या होता है, जब ये किसी पर्सन को काटती है, मान लीजिए ये हाथ है किसी का, तो वहां काटी, तो अब वो उसके लीवर सेल में चला जाएगा, और लीवर सेल पहले ये बॉडी के अंदर गया तो तुरंत लीवर ढूंढता है, लीवर सेल को जाके देखता है, और वहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कितना, क्या एसेक्सुअल। देखिए प्राइमरी होस्ट होती है आपकी, प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट होता है फीमेल एनाफ्लीज, यानी जहां पे सेक्सुअल साइकिल चलती है। आप बार बार सुने होंगे कि कौन सा प्राइमरी होस्ट है, कौन सा सेकेंडरी होस्ट है,
तो बच्चा याद रखना, जिसमें सेक्सुअल साइकिल चलती है वो है आपका प्राइमरी होस्ट, और जहाँ एसेक्सुअल साइकिल चलती है वो है आपका सेकेंडरी होस्ट। यानी ह्यूमन इज अ सेकेंडरी होस्ट एंड प्राइमरी होस्ट इज फीमेल एनाप्लिस। तो यहाँ पे इसके सलाइवरी ग्लैंड में बहुत सारे स्पोरोजोइट इकट्ठा हैं और वो जाके लीवर सेल को अटैक करते हैं, लीवर सेल में इसकी ग्रोथ कराते हैं, यानी एक्सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराते हैं। उसके बाद कहते हैं भैया लीवर सेल को तो बहुत खा लिया, अब इसके बाद ये तुरंत जाते हैं आपके आरबीसी में और वहां भी सेक्सुअल ग्रोथ कराते हैं आरबीसी के अंदर। अब आरबीसी में जब ये बहुत सारे हो जाते हैं तो वहां से बहुत सारे स्पोर बनते हैं आरबीसी के अंदर। आरबीसी जब स्पोर बना तो जाहिर सी बात स्पोरुलेशन होगा, फटेगा, तो वहां से केमिकल निकलता है जिसे हीमोजॉइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोजॉइन। अब हीमोजॉइन एक्चुअली ये यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर चिल एंड हाई फीवर। ड्यू टू रिलीज ऑफ हीमोजॉइन वी फेस आर पर्सन फेस फ्रॉम चिल एंड हाई फीवर एंड वी कैन से दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया ड्यू टू बाइट ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और मलेरिया या फाल्सिफेरम। तो पैरासाइट मल्टीप्लाई लीवर के साथ अटैक किया, आरबीसी हीमोजॉइन निकलवाया। अब अगली बार जब कोई मच्छर नहीं उसको काटेगी तो फिर उसके डक्ट उसके पूरे जीआईटी में ग्लैंड में पूरा फिर से ये जो है गट में रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर वहां जाके आपके सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर होंगे, फिर ऐसे ही पूरी साइकिल चलती रहती है। ये बात आप याद रखिएगा, हीमोजॉइन के रिलीज होने से चील वगैरह होती है, ठीक, इसीलिए वहां पे लिखा आरबीसी एंड लीवर। आगे बढ़िए। अब आते हैं अमीबियासिस एंड अमीबिक डायसेंचरी। जब ये पता है डिसीज कब होती है? जब आप गंदा पानी या फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं बिना धुले, इसलिए कहते हैं कि फ्रूट सब्जियां ये सब चीजें क्या कहना चाहिए भाई, धुल के खाना चाहिए। एंडोमेट्रियम हिस्टोलिटिका कराता है। देखिए कॉन्स्टिपेशन होगा, तेरी आती नहीं मेरी जाती नहीं, वही वाली हाल है इसमें। एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल, म्यूकस एंड ब्लड। भाई स्टूल के साथ म्यूकस वगैरह पास होते हैं, ब्लड वगैरह निकलते हैं ड्यू टू अमीबियासिस यानी अमीबिक डायसेंचरी। कैसे होता है इन्फेक्शन? ये इन्फेक्ट करते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन को, यानी बताया था मैंने, आप गंदा पानी, कंटामिनेटेड वाटर या सब्जियां फ्रूट्स वगैरह बिना धुले खाते हैं, उसकी वजह से होता है। अब एस्केरियासिस कैसे होती है? बहुत सारे एस्केरिस के अंडे पड़े होते हैं। अब वो अगर कंटामिनेटेड या ये एक्चुअली कंटामिनेशन अगर हो गया इनका तो एग वगैरह का, तो जब वो सब्जियां फल के थ्रू आप बिना धुले खा ली तो उसे एस्केरियासिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। देखिए इंटरनल ब्लीडिंग कराता है, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ये सब होगा। हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड थ्रू वाटर, बताया वाटर और वेजिटेबल वगैरह से एस्केरियासिस हो सकता है। एस्केरिस के अंडे पड़े होते हैं वो चले जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एलिफेंटियासिस, फाइलेरियासिस क्या होती है? देखिए दो स्पीसीज है इसकी, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मलाई, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके एलिफेंटियासिस कराने के लिए। इन्फ्लेमेशन इन द लोअर लिम्ब एंड जेनाइटल ऑर्गन। एक्चुअली क्या होता है, जब ये अगर आपको ये वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मलाई जब एलिफेंटियासिस कराती है, इसको भी वाइवेक्स वगैरह प्लाज्मोडियम ही लेके जाता है वेक्टर। तो जब ये काटता जब हो जाता है आपको, तो लोअर साइड में देखिए बॉडी के अंदर दो ही फ्लूइड हैं, एक ब्लड है और एक लिम्फ है। तो लोअर नोड में लिम्फ नोड जो है इतना तेजी से स्वेल कर जाता है, फूल जाता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के अंदर हो ही नहीं पाता, यानी वो वहीं ब्लॉक हो जाता है। और जब ब्लॉक हो जाता है तो देह चौड़ा बन जाता है, तो कहते हैं ना हाथी पाँव हो गया, ठीक है, वो एरिया पूरा स्वेल हो जाता है। यहाँ तक कि कहते हैं कि सीवियर केस में ग्रॉस डिफॉर्मिटीज हो जाती है। ग्रॉस डिफॉर्मिटीज का मतलब ये होता है कि पूरी बॉडी का साइज ही स्ट्रक्चर बिगाड़ देता है, यहाँ तक कि जेनाइटल ऑर्गन तक, अगर यहाँ से लिम्फ तक जेनाइटल ऑर्गन पूरा खराब कर देता है, वहां तक ये स्ट्रक्चर को बिगाड़ देता है आपका, इसीलिए इसका नाम पड़ा एलिफेंटियासिस। और कौन कराता है ये देख लिया, लिम्फोइड वेसल, आप लोअर लिम्ब गेट ब्लॉक, लोअर लिम्ब की लिम्फोइड वेसल जो है ब्लॉक हो जाती है इसी कारण। रिंगवर्म जो अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, प्रॉपर नहाते नहीं, गंदी टॉवल्स वगैरह यूज करते हैं, कॉम्स यूज करते हैं, तो उनको एक फंगल डिसीज होती है जिसे कौन कराती है, माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन एंड इपीडर्मोफाइटन। इपीडर्मा मतलब होता है स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो तभी आप देखते हैं कि एनसीईआरटी डायग्राम ऐसे दिया गया है, बनाया गया है और उसमें दिखाया गया कि अपर स्किन में ऐसे लेसन्स वगैरह पाए जा रहे हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इसलिए रिंग वर्म बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है रिंग वर्म्स। और अपीयरेंस ऑफ द ड्राई स्केली लेसन्स ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ग्रोइन रीजन में भी हो जाता है। आप प्रॉपर जो है पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, टॉवल्स वगैरह गीला यूज कर रहे हैं, भाई फंगस वहीं ग्रो करता है जहाँ पे मॉइस्ट और हॉट सरफेस होता है, ठीक है। इन्फेक्ट द स्किन एंड नेल स्कार्फ, ये सब इन्फेक्ट हो जाता है। आगे बढ़िए। टाइफाइड फीवर में देखिए टाइफाइड को टेस्ट, जो फीवर को टेस्ट करने वाला जो टेस्ट है वो है विडाल टेस्ट। बहुत हजारों बार पूछा गया, यानी हजारों बार पीवाईक्यू यहाँ से आया है कि बताइए कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है टाइफाइड का। तो विडाल टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है और किस बैक्टीरिया से होता है, तो सल्मोनेला टाइफी, ये दो चीज मत भूलिएगा।
एक केस मिलता है आपका मैरी मलून का नाम सुनता है, टाइफाइड मैरी। एक्चुअली बेचारी ये आयरिश लेडी है वहाँ कंट्री की। वहाँ ये इनका बाई प्रोफेशन ये कुक थी, खाना बनाती। तो जहाँ ये खाना बनाती थी वहीं लोग निपट जाते थे। तो पता करा गया भाई, बहुत लोग लगे कि जहाँ पे, और ये एक जगह जहाँ पे कोई मर जाता तो वहाँ से निकल लेती थी। यानी ये कैरियर थी, वेक्टर थी। एक्चुअली इनके अंदर वो जीन साइलेंस था, वहाँ पे इनको डेथ नहीं करा सकता था, ठीक है। और ये जो है टाइफाइड को फैला देती थी हर जगह। तो बाद में जब डिटेक्टिव लगे, उनको पता चला कि यही कराती, तो उनको एक आइलैंड में रखा गया बाहर और क्वारंटाइन किया गया आइलैंड में। उसके बाद बहुत साल तक ये क्वारंटाइन रही। उसके बाद इनका क्या कहा, इसके नेट में पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी दी गई है। और ये बेचारी फिर मर जाती है, निमोनिया हो जाता है इन्हें, ठीक है। तो मैरी मलून, जिसे टाइफाइड मैरी के नाम से जानते हैं, वाज अ कुक एंड टाइफाइड कैरियर हु कंटामिनेटेड द स्प्रेड द डिसीज सेवरल ईयर थ्रू द फूड अपीयर प्रिपेयर्ड बाय देम। जो भोजन वो बनाती थी उसको कंटामिनेट कर देती थी और उसी से डिसीज स्प्रेड होती थी, यानी टाइफाइड होती थी, जिसको पूरा नाम ही दे दिया गया टाइफाइड मैरी या मैरी मलून। बताइए अगर इन्होंने इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं किया होता तो आज इनको आप कैसे एनसीईआरटी पढ़ रहे होते। ठीक है भाई, ठीक है, कोई चीज़ें अच्छी बुरी होती हैं। अब सोचिए कितने महान महान गुण होते हैं लोगों को, वो नहीं पता चलते, लेकिन भगवान ने इनको ये दिया था, मरना तो सबको एक दिन है, लेकिन आज इनका एनसीईआरटी में नाम है। इट्स ऑल वे ऑफ नेचर, ठीक है। तो कुछ भी बुरा, कुछ भी अच्छा नहीं होता, सब मोह माया है। जो भी हो रहा है सब होते रहने दो, सब अच्छा होगा। कॉमन कोल्ड लास्ट फॉर 3 से 7 दिन। कॉमन कोल्ड आप देखे होंगे, बहुत ज्यादा आपको डिसीज होती है, भाई जुकाम हुआ तो 3 से 7 दिन तक चलता है, उसके बाद सब खत्म। ट्रीटमेंट एलिमेंट क्या लिखा है, एंटी मलेरिया ड्रग। लाइक देखिए, मलेरिया आपको हो गया तो आप क्यूनिन लीजिए या क्लोरोक्यूनिन लीजिए, ठीक है। क्यूनिन एक्चुअली निकाला जाता है बार कप सिंकोना से, भी कोरोना के टाइम में ये बहुत फेमस हुआ था, इसको भी दिया जाता था, ठीक है। अब हम लोग ये कॉमन डिसीज खत्म कर लिए। देखिए कॉजल एजेंट मत भूलिएगा आप, ये एक बार फिर से कहीं भी आप इसको बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा आपको याद रखना है, पूरा ये से ही, और कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म, क्या सिम्टम है, क्या इफेक्ट है, और ये वाला, ये आपको इतना नहीं भूलना है, ठीक है। कॉजल सारे कुछ लिखे हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए 1 सेकंड बस। उसके बाद इसका पॉज करके अब आइए हम लोग पढ़ते हैं एड्स। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। पहली बार एड्स को कहाँ देखा गया, 1981 में। होमोसेक्सुअलिटी का केस था, इसका होमोसेक्सुअलिटी, केस था, मिला था, ठीक है। एड्स वाज रिपोर्टेड 1981। अब यूएसए में देखा गया था, ठीक है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जब आप इसका फुल फॉर्म लिखते हैं तो वही बहुत कुछ बता देता है, क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए एक्वायर्ड, आप इसको क्या किए हैं, खुद झेले हैं, एक्वायर किए हैं, लिए हैं भैया आपने। कैसे, ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स या ब्लड का, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, ठीक है, उसकी वजह से हो गया। ड्रग, इंट्रावेनस ड्रग आप लेते हैं, अब इन्फेक्टेड नीडल्स वगैरह किसी भी दोस्त को आपको है, इंट्रावेनस ड्रग लिए, उससे हो गया। यानी आपने क्या किया है, बेचारे बच्चे, माँ के प्लेसेंटा से ये क्रॉस कर जाता है वायरस, इसलिए माँ, अगर माँ एड्स पीड़ित है तो बच्चा भी हो सकता है, इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट कराने पड़ता है, ठीक है। तो उसमें तो उसकी गलती नहीं, लेकिन आपने इसको तो एक्वायर किया है, यानी एक्वायर है इम्यूनो। देखिए आगे क्या लिखता है, इम्यूनो, यानी आपके सबसे पहले किसको डिस्ट्रॉय करता है, झंड करता है आपके इम्यून सिस्टम को। कहते हैं जब एड्स हो जाता है आपका, एड्स हो गया तो आप कभी एड्स से नहीं मरोगे, यानी आप मरोगे दूसरे कारण से। यानी आपको जो डिसीजेस नहीं कर सकती हैं, इतना आपका इम्यून सिस्टम भगवान तगड़ा रखते हैं, प्रतिरोधक क्षमता इतनी तगड़ा रहती है कि आपको बहुत सारे डिसीजेस होते हैं और निकल लेते हैं इसे साइड से, चलो निकलो। इम्यून डिसीज इतना वो होता है, इम्यून मतलब इतना तगड़ा होता है, कहता है निकल, बहुत सारे फाइट करके निकाल देता है। लेकिन अब एक्चुअली एड्स हो गया तो ये इम्यूनो है डिफिशियंसी, इम्यून को ही डिफिशिएंट कर दिया, इम्यून को ही कमजोर कर दिया। एक्चुअली होता क्या है, ये हेल्पर टी सेल को ही मारने लगता है, CD4 सेल होती हैं उसके अंदर, उनको ही खत्म करने लगता है जाके। साला इतना चालाक टाइप का होता है, पहले जो हमें मारेगा अंदर उसी को पहले निपटा दो। तो इम्यूनो डिफिशियंसी है, इसीलिए कहते हैं कि एड्स का पेशेंट जो एड्स से नहीं मरता, यानी वो और सारी डिसीजेस उसको हो जाएगी, टीबी वगैरह हो जाएगी, बहुत सारे जो डिसीज नहीं होना वो हो जाएगी और उसके कारण उसकी जान जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी यानी इम्यून को डिफिशिएंट कर दिया। और सिंड्रोम, देखिए सिंड्रोम का क्या मतलब होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम। ग्रुप ऑफ सिम्टम को कहते हैं सिंड्रोम, यानी बहुत सारे लक्षण दिखेंगे, ग्रुप ऑफ सिम्टम, इसीलिए इसका नाम पड़ा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।
HIV वायरस कराता है। कौन सा? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंट वायरस, ठीक है। HIV वायरस का रेट्रो वायरस। अब एक्चुअली HIV वायरस कैसा होता है? रेट्रो वायरस होता है। रेट्रो वायरस का क्या खास बात है, ये चीज याद रखिए, ये इनवेलप्ड वायरस है। ये बिल्कुल क्वेश्चन आ चुका है कि इनवेलप की लाइक इनवेलप, ये इनवेलप है, इनवेलप्ड वायरस है। पूरा डायग्राम बना हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, ऐसे करके ये वाला स्ट्रक्चर, फिर यहां से गया, ठीक है। तो इनवेलप्ड वायरस है। एक्चुअली रेट्रो वायरस के पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए। लेकिन ये बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। और जो यहाँ एंजाइम यूज होता है वो ट्रांसक्रिप्टेज यूज होता है। क्या? ट्रांसक्रिप्टेज। ये है आपका रेट्रो वायरस, ठीक है, वो बात मत भूलना। ट्रांसमिशन कैसे होता है, फैलता कैसे है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, यानी इन्फेक्टेड ब्लड से ही ट्रांसफ्यूज होगा, सेक्सुअल कांटेक्ट से नहीं फैलता। एक्चुअली जब इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तब फैलता है। देखना, लाइन फंसा ना दे, सेक्सुअल इंटरकोर्स देखते ही तुरंत मारे एड्स। कितना मिसनॉमर लोग बना लेते हैं समाज में। इसीलिए एड्स का पेशेंट बेचारा क्या होता है, उसको इतना मतलब अजीब फील होता है, इसीलिए कहते हैं सोशल स्टिग्मा इतना तगड़ा जुड़ा होता है इसके साथ कि वो ट्रीटमेंट ही नहीं ले पाता। इसीलिए बहुत सारे नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, बहुत सारे एनजीओज बने हैं, जहां पे आप, अगर आपको लगता है कि आपको एड्स है तो आप जाइए, वहां चेकअप कराइए। वो आपके प्राइवेसी की पूरा ध्यान रखेंगे, पूरा टेस्ट करेंगे, ठीक है। नाको और एनजीओज वगैरह इसके लिए चलाए गए हैं। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, नाको का, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। हमके एनसीईआरटी में लिखा है, कुछ भी फालतू नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। लिखा है यहाँ पे, इसलिए नहीं लिखा कि उतना काम का नहीं, बस जबकि डिस्कशन का पार्ट है तो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं भैया सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, लेकिन ऑलवेज नॉट ओनली सेक्सुअल कांटेक्ट, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड तरीके से करते हैं तब होता है। बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड विद अ ब्लड प्रोडक्ट। कहते हैं कंटामिनेटेड ब्लड, अगर गंदा खून है यानी उसमें HIV का वायरस है, और वो आपको, जैसे आप मान लीजिए गए नाई की दुकान में, अब उसने क्या किया था, जो ब्लेड वगैरह यूज की थी, ब्लेड वगैरह किसी का यूज किया था, मान लो उसको अगर एड्स था और वही आपको यूज कर दिया तो आप तो लग गए आपके। एक्चुअली क्या होता है, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी ब्लेड्स वगैरह यूज करिए, कभी भी सिरप वगैरह यूज करिए तो एकदम नया होना चाहिए, ठीक है। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, देखिए वो भी लिखा है, इंट्रावेनस ड्रग वगैरह से लेते हैं। इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, मैंने बताया था प्लेसेंटा को दो चीज क्रॉस कर सकती है, एक HIV वायरस और दूसरा है एंटीबॉडी IgG। क्या? IgG, कितनी बार जी है, देखिए आपका HIV वायरस ये पास कर सकता है प्लेसेंटा, और दूसरा है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन IgG, ठीक है, ये पास कर सकता है। तो प्लेसेंटा से भी इन्फेक्टेड डिसीज हो सकती है, यानी ये फैल सकता है बच्चे से माँ तक, माँ से बच्चे तक, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड, जब इसके लक्षण दिखते हैं तो एक्चुअली 5 से 10 साल लग जाते हैं। कितना? 5 से 10 साल। अब मान लो इतनी तेजी से डैमेज करते हैं CD4 सेल को कि बॉडी के अंदर 20,000 या कुछ ऐसे काउंट होना चाहिए, उससे ज्यादा CD4 सेल होना चाहिए। लेकिन जब देखा गया है कि 200 से कम अगर CD4 सेल हो जाते हैं, यानी हेल्पर टी सेल इतने कम हो जाते हैं, तब जाके इसका इंक्यूबेशन पीरियड आता है, यानी तब आपको लक्षण पता चलते हैं भैया आपको एड्स हो चुका है। और अगर एड्स हो चुका है तो योर डेथ इज इनवाइटेबल, यानी मृत्यु निश्चित है। ये बात भी आप जान लो, डेथ इज इनवाइटेबल। और एक बात लिखता है इसमें कि डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, इनवाइटेबल। डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस का मतलब है कि इसको इग्नोर मत करिए और उसके लिए प्रॉपर इलाज करिए, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। और एक चीज याद रखना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसमें क्या होता है, प्रिवेंशन आप करिए बस, तो आप सकते नहीं, तो इसीलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, डेथ इज इनवाइटेबल, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। और इसके लिए बहुत सारे आपके एनजीओ और नाको काम कर रहे हैं। नाको भी बताया था, नेशनल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप एनजीओ कहते हैं। एनजीओ बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं, वो गवर्नमेंट के नहीं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे आप धर्मात्मा टाइप के बनिए और एनजीओ वगैरह खोलिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, लाचारों के लिए, तो एनजीओ खोलिए, तो उसी का नाम पड़ता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे मिलके एड्स को इरेडिकेट, एड्स को, अभी देखिए इस पर प्रॉपर रिसर्च चल रहा है, पूरी तरह से तो क्योर नहीं हुआ है। बहुत सारे डिसीज ऐसे दिए हैं, एंटीवायरल ड्रग है, एजिडोथाइमिडीन, AZT, ABT, ये एजिडोथाइमिडीन वगैरह, ये सब आप, ये तो केमिस्ट्री में लिखा हुआ है आपके, जब आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं
जिसे आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं, तो उसमें ये लिखा हुआ है, ये ड्रग्स दी जाती है ABT, ठीक है। ये ड्रग्स दे सकते हैं लेकिन एक्चुअली परमानेंट क्योर नहीं होता, कंट्रोल किया जा सकता है। अब देखिए ये लिखा है 5 से 10 साल माइक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस कॉल्ड HIV फैक्ट्री। एक्चुअली क्या होता है, जब ये ब्लड के अंदर जाता है हेल्पर टिश्यू को कम करने लगता है, माइक्रोफेज की मशीनरी को हाईजैक कर लेता है, इट हाईजैक द मशीनरी एंड प्रोड्यूस द वायरस। एक्चुअली ये खुद जाके वायरस वहां पे रिप्रोडक्शन करने लगता है माइक्रोफेज में, इसीलिए माइक्रोफेज को क्या कहते हैं, HIV की फैक्ट्री कहते हैं। यानी माइक्रोफेज पर मशीनरी होस्ट, यानी इसने वायरस ने अटैक कर ली और यही भना भन वायरस बनवाने लगा। तो इट्स ऑल अबाउट योर एड्स, इतनी चीजें याद रखिए, क्वेश्चन बन जाएगा। कैंसर, देखिए सबसे मोस्ट नॉन इन्फेक्शियस फेटल डिसीज में आएगा आपका वायरस, नॉन इन्फेक्शियस, याद रखना, इन्फेक्शन से नहीं, नॉन इन्फेक्शियस है, एक दूसरे के टच और उससे फैलता नहीं है। देखिए कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल, एक्चुअली यहाँ पे आगे लिखा होगा, अभी तसल्ली रखिए। कैंसर एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपके बॉडी के अंदर सेल डिवीजन चलता है, प्रॉपर सेल डिवीजन चलता है, कुछ सेल में सेल डिवीजन नहीं भी होता, मतलब डिवीजन हमेशा नहीं होता रहता, जैसे आपकी जो न्यूरॉन की सेल है इसमें डिवीजन कहाँ होता है, और कुछ जो जी नॉट सेल में है, क्यूसेंट स्टेज में सेल है, जब उनकी जरूरत पड़ेगी तभी वो डिवाइड करती हैं। यानी कंट्रोल्ड वे में आपका सेल डिवीजन चल रहा है, इतना बात आप मानते हैं, ठीक है। अब इन सेलों को क्या हुआ, ड्यू टू एनी रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, तीनों रीजन हो सकते हैं। बायोलॉजिकल म्यूटेशन हो गया, या फिजिकली आपका आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग रेस पड़ गई हैं, बीटा गामा रेस पड़ गई हैं, या आप केमिकली कह सकते हैं बहुत सारे कार्सिनोजेनिक चीजें हैं वो आप उसका एक्सपोजर हो गया, बहुत सारे टोबैको और ये सब कार्सिनोजेनिक पड़ते हैं आप, वो अगर हो गया तो यानी ड्यू टू एनी रीजन द सेल हैविंग अनकंट्रोल ग्रोथ, सेल में इतना क्या हुआ, इनका मूड हो गया कि भैया आप डिवीजन हम भयंकर तरीके से करेंगे, क्या अनकंट्रोल्ड डिवीजन करेंगे। अब अनकंट्रोल्ड डिवीजन जब ये करेंगी तो ये सेल कैसी हो जाएंगी बच्चा, ये सेल जो भयंकर तरीके से ग्रोथ कर जाएंगी, यानी मास ऑफ सेल बन जाएगा, यानी वी कैन से दैट ट्यूमर बन गया, क्या ट्यूमर बन गया। अब ट्यूमर दो तरीके से हो सकता है, या तो वो बिनाइन है, क्या बिनाइन है, ट्यूमर दो प्रकार का है, बिनाइन है, BNIGN बिनाइन, एंड नेक्स्ट वन इज अ बिनाइन मैलिग्नेंट, क्या मैलिग्नेंट। अगर बिनाइन ट्यूमर है तो ये बेचारा क्या करता है, जहां पे होता है वहीं पे रहता है, सीधा सादा टाइप का है, जैसे यहाँ पे अनकंट्रोल ग्रोथ हुई तो वहीं पे ये उस एरिया पे वहीं पे पड़ा रहेगा बिनाइन। लेकिन मैलिग्नेंट वाला खतरनाक होता है, ये ट्रांसफर हो जाता है ब्लड वेसल के थ्रू और डिस्टेंट मोस्ट ऑर्गन, आपके जितने भी अलग अलग ऑर्गन में ब्लड के थ्रू ट्रांसफर हुआ और जहां पे लॉक कर गया, मतलब लॉस कर गया, या LOGE, जहां पे रह गया, ठहर गया, वहीं पे ये अपना अनकंट्रोल ग्रोथ शुरू कर देता है, यानी वहीं पे ये कैंसर कराना शुरू कर देता है। तो मोस्ट फेटल टाइप मैलिग्नेंट होता है, बिनाइन जो होता है वो बेचारा एक जगह पे रहता है। तो दो प्रकार के ट्यूमर अनकंट्रोल ग्रोथ की वजह से हुआ। अब देखिए बॉडी के अंदर क्या होता है, टीलोमेरेज एक्टिविटी इसमें लॉस्ट हो जाती है, लॉस्ट द टीलोमेरेज एक्टिविटी। एक्चुअली टीलोमेरेज एक्टिविटी से क्या होता है, ये प्रॉपर नॉर्मल सेल को कहते भैया इतना डिवीजन करना, उसके बाद रुको, देखिए इसमें टीलोमेरेज एक्टिविटी खत्म। और एक प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, पर्टिकुलर एक दूसरे के सेल के पास एक इनहिबिशन कॉन्टैक्ट है, वो उसको उतना ही कमांड देते हैं जितनी की जरूरत है, आपका जीन उतना ही कमांड करता है जितना डिवीजन का ग्रोथ है, जितनी जरूरत है। लेकिन इसमें क्या हुआ, अनकंट्रोल तरीके से ग्रोथ हुई, यानी इट लॉस्ट द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो पूछता है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लॉस हो जाता है, लॉस्ट द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। देखिए अंडर दिस फिनोमेना सेल डिवाइड अंडर रेगुलेशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में रेगुलेशन पे सेल डिवाइड करती हैं, लेकिन बट कैंसर सेल लास्ट, देखिए यहां लिखना चाह रहे थे, लिखे नहीं, लेकिन क्या लिखा है, ये देखिए लिखा है फर्स्ट, जहां लिखा है उसका मतलब है कि लॉस्ट लिखना चाह रहे थे मिस प्रिंटिंग में। तो बट कैंसर सेल लॉस्ट, LOST लॉस्ट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी कैंसर सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लॉस हो गया, अब ये भयंकर तरीके से ग्रोथ करेंगी। एक ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन और एक दो चीजें आपको मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी, ये सब कैंसर सेल में ध्यान देना। कैंसर सेल डिवाइड अनकंट्रोल एंड फॉर्मिंग मास ऑफ डिफरेंशियल सेल, जिसे ट्यूमर कहते हैं, पढ़ा। माइग्रेटरी सेल न्यूप्लास्टिक सेल होती हैं, कैंसर सेल अगर जो एक दूसरे से जैसे मैलिग्नेंट वाली लेके जाती है उसे कहते हैं आप न्यूप्लास्टिक। मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, मेटास्टेसिस इज अ फियरेस्ट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मैलिग्नेंट ट्यूमर ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। मैंने बताया था अभी मैलिग्नेंट इतना खतरनाक होता है कि ब्लड वेसल से ब्लड के थ्रू ये एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है, उस फियरिंग प्रॉपर्टी, डरावनी प्रॉपर्टी को
मेटास्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। नॉर्मल सेल में मेटास्टेसिस नहीं पाई जाएगी कैंसरस सेल में। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नॉर्मल में है, लेकिन लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल। आयनाइजिंग रेडिएशन बताया था कि बहुत सारे आयनाइजिंग नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन इसके लिए जरूरी वो है, करवा सकते हैं। एक्सरे, गामा रे आयनाइजिंग में है। नॉन आयनाइजिंग को कैसे याद रखेंगे आप? मान लीजिए आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग भूल गया, तो नॉन आयनाइजिंग यूवी, यू माने तुम, वी माने हम, तो हम तुम कैसे हैं? नॉन आयनाइजिंग, नहीं जुदा हो सकते, आयनाइज नहीं होंगे, तो नॉन आयनाइजिंग। यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इसके लिए कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए जरूरत होते हैं। एक्चुअली एक्सरे वगैरह कैंसर करा सकती है, इसलिए एक्सरे बहुत ज़्यादा सेफ नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके लिए एमआरआई कराइए, एमआरआई, सीटी स्कैन, ठीक है। सीटी स्कैन में भी एक्सरे यूज होता है। एक्चुअली एमआरआई सेफेस्ट है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसमें मैग्नेटिक फील्ड डाली जाती है, वो सेफ होता है, ठीक है। टेस्ट फॉर कैंसर कौन कौन से? बायोप्सी है, बायोप्सी कराइए आप, बायोप्सी कराइए, यानी क्या है? जिसमें आपको लगता है जहाँ पे कैंसर सस्पेक्टेड टिश्यू को निकाला जाता है, काट के निकाला जाता है और वहाँ पे उसकी स्टडी की जाती है, उसे कहते हैं बायोप्सी। देखिए, पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट एंड देन सेक्शन इज स्टेंड करके माइक्रोस्कोप वगैरह में देखते हैं कैसे सही करना। हिस्टोपैथोलॉजिकल सस्टेन सेक्शन एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, वही नीचे यही बात लिखा नीचे। अब दूसरा देखिए क्या लिखा है, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर ल्यूकेमिया। मान लीजिए ब्लड कैंसर है, व्हाइट ब्लड सेल के अंदर कैंसर ल्यूकीमिया कहलाता है। अगर उसका काउंट बढ़ गया तो यानी आपको क्या हो गया? ब्लड कैंसर। रेडियोथेरेपी कराइए, एक्सरे वगैरह, लेकिन एक्सरे वगैरह कराना नहीं चाहिए। सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये कराते हैं कैंसर सेल को ट्रीटमेंट करने के लिए, ये कराते हैं। एलाइजा, कंफर्मेटरी टेस्ट एलाइजा भी नहीं होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट होता है कंफर्मेटरी, ठीक है। एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट, इसे एलाइजा कहते हैं। स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी पर काम करता है ये कैंसर सेल के। तो ये रहा आपका कैसे आप इसको टेस्ट कराएंगे आपके कैंसर का, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कॉमन मेथड, सर्जरी करा लीजिए, रेडियोथेरेपी करा लीजिए, कीमोथेरेपी कराइए और इम्यूनोथेरेपी, ये सारे आपके ट्रीटमेंट दिए गए हैं। सर्जरी, एक्चुअली कीमोथेरेपी में बहुत सारे ड्रग्स वगैरह दिए जाते हैं, और ड्रग्स वगैरह आप जानते हैं अननेसेसरी ड्रग्स या कोई भी ड्रग्स यार कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट करा ही देता है। जैसे इसमें क्या कराता है, कीमोथेरेपी वाले ड्रग्स अगर आप लेते हैं तो आपको हेयर लॉस, बाल झड़ने की बहुत सारी समस्या हो जाती हैं, ठीक है। लिखा होगा हेयर लॉस एंड एनीमिया, लॉस ऑफ आरबीसी, ये एनीमिया करा देता है, ठीक है। ट्यूमर सेल हैव बीन शोन टू अवॉइड द डिटेक्शन स्ट्रक्चर इन इम्यून सिस्टम, ठीक है। देयरफॉर पेशेंट अब्यूज सस्टेन बायोलॉजिकल रिस्पांस, इसके अलावा बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर्स देना पड़ता है, इंटरफेरॉन वगैरह। इंटरफेरॉन क्या है? एक्चुअली इंटरफेरॉन इज जनरेटेड, इंटरफेरॉन रिलीज्ड बाय द viral infected cell release a protein that is called interferon which prevent from infection of other। भैया अदर जो सेल हैं उनमें इन्फेक्शन ना हो, उससे बचाने के लिए इंटरफेरॉन इन्फेक्टेड सेल निकालती है, ठीक है। क्या होता है? प्रोटीन होता है, पढ़ते हैं आप, इसमें लिखा है एनसीईआरटी में। देयरफॉर पेशेंट गिवन टू बायोलॉजिकल मॉडिफायर देते हैं, जिसे कहते हैं आप एमंग द नॉन इन्फेक्शन डिसीज कैंसर इज द मोस्ट मेजर कॉज ऑफ डेथ। अभी बताया था कि नॉन इन्फेक्शियस के अंदर कैंसर मेजर डिसीज कराता है। चलिए आप एक पड़ाव में पूरे पार कर चुके हैं, यानी एक टॉपिक आपका मेजर डिसीजेस, कॉमन डिसीजेस जो थी वो, और एड्स और कैंसर ये देख लिया। अब आप पढ़ते हैं इम्यूनिटी, इसके बाद ड्रग। आइए पढ़ते हैं इम्यूनिटी। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट विथ डिसीजेस विथ इन्फेक्शन, इन सबसे लड़ना, पैथोजन से, वो क्या होता है? इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी दो प्रकार की है, आपको जन्म से मिली है कि आपने एक्वायर किया है। जन्म वाली इननेट इम्यूनिटी कहलाती है, इनबॉर्न इम्यूनिटी, यहीं पे लिख लीजिए, इननेट भी कहते हैं। और ये कैसी होती? नॉन स्पेसिफिक होती है, ये मत भूल जाना, नॉन स्पेसिफिक, यानी इसको नहीं लगता कि क्या डिसीज हुआ, कुछ नहीं, सबको मारो, नॉन स्पेसिफिक है। अगर इसके साथ कुछ भी छेड़खानी हुई तो सबको मार दो, इस पहचानता नहीं किसी को, नॉन स्पेसिफिक टाइप है, ठीक है। इननेट इम्यूनिटी बाय बर्थ कंजेनाइटल होती है, बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। इनबॉर्न इम्यूनिटी इसीलिए कहते हैं। अब इसके कुछ बैरियर होते हैं, 4 प्रकार के बैरियर लिखे होंगे आपके, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकिनिन। जैसे आपने कहा कि मैंने सुरक्षा के लिए बॉडी के अंदर स्किन कवरिंग लगा दी, यानी वॉल लगा दी है। जैसे आप मान लीजिएगा अपने घर में सुरक्षा किया तो आपने वॉल किया, तो आपने फिजिकल बैरियर लगा दिया है, यानी वॉल से कोई आ ना जाए, उसके लिए आपने क्या किया? फिजिकल बैरियर कर दिया, ठीक है। तो उसी तरह बॉडी के अंदर स्किन फिजिकल बैरियर होती है। अब अगर आपने दीवार पे करंट लगा दिया, यानी अगर कोई आता है दीवार फांदता भी है तो उसमें करंट लग जाएगा, वो मर जाएगा, यानी वो उसका फिजियोलॉजिकल बैरियर है। तो इसी तरह स्किन के साथ साथ अगर बॉडी के अंदर, जैसे स्टमक के अंदर एसिड है,
अगर मान लीजिए पार करके स्टमक तक पहुंच भी गया तो अब एसिड इतना पीएच खतरनाक होता है, 1.5 के आसपास पीएच होता है, तो वो जानलेवा होता है भाई, मार देगा। सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरियोसाइडल होता है, उसको मार देता है बैक्टीरिया को। तो ये और टीएफ में भी लाइसोजाइम पाया जाता है। तो ये माउथ और आई से निकलते हैं ये आपके। अरे सलाइवा का और भी इंपॉर्टेंट रोल है भैया, ये टाइलिन वगैरह एंजाइम से क्रिएट करता है सलाइवा। और माउथ के अंदर जो सलाइवा है आपका, ये बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टी भी इसमें पाई जाती है, ठीक है। सलाइवा लाइसोजाइम एंजाइम। तो ये कैसे हुए, फिजियोलॉजिकल हुए। आप फिजिकल बैरियर में देखिए, स्किन हो गया, म्यूकस कोटिंग एपिथेलियल की, रिस्पिरेटरी। म्यूकस कोटिंग कहाँ पाई जाएगी, आपको याद करने के लिए याद रखिए, गुरु याद रखिए, गुरु क्या, म्यूकस कोटिंग इन गुरु, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरोजेनाइटल, रेस्पिरेटरी के लिए जो कोटिंग होती है वो इन्हीं ऑर्गन में होती है, यानी गुरु में होती है। देखिए लिखा है म्यूकस कोटिंग इन एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो एंड यूरोजेनाइटल, गुरु से याद रखिए। आगे बढ़िए, स्टमक के अंदर एसिड है, सलाइवा, टीयर, ये हो गया। सेलुलर बैरियर में बहुत तरह के WBC पाया जाता है, जैसे PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। और दूसरा है माइक्रोफेजेस, टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं माइक्रोफेजेस, जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का भक्षण कर लेते हैं, यानी मार देते हैं। साइटोकाइनिन बैरियर में इंटरफेरॉन है, इंटरफेरॉन एक्चुअली प्रोटीन है। नॉन इन्फेक्टेड सेल, वायरल इन्फेक्टेड सेल, इसको निकालेंगे इंटरफेरॉन को, ताकि जो अदर नॉन इन्फेक्टेड सेल हैं उनको बचाया जा सके। चलिए अब पढ़ते हैं, ये होगी इनेट इम्यूनिटी, बाय बर्थ प्रेजेंट है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कब डेवलप होती है, जब आपको कोई आपका किसी भी पैथोजन से एक्सपोजर होता है, यानी उससे आप पहली बार जब मिलते हैं तो बॉडी कहती है अच्छा बेटा तुम आ गए हो। पहली बार तो एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स होता है, मतलब बेचारी नहीं जान पाती, इतना स्लो रिस्पॉन्स होता है, लेकिन उसके प्रति उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाती है, और अगर दोबारा बार आता है तो तेजी से अटैक करता है, इसलिए तो थोड़ा स्लो प्रोसेस। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड होती बाद में, एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ एंड एक्टिव एट, ठीक है। इसमें दो चीजें मीडिएट करते हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। एक्चुअली टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, इसमें टी लिम्फोसाइट आपका इम्यूनोग्लोबिन बनाते हैं और बी उसका हेल्प करता है, ठीक। टी लिम्फोसाइट रिलेटेड टू CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका CMI। ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है CMI। ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो CMI। क्यों 3 बार बोले भैया, हजारों बार पूछा गया है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है, CMI कौन मेडिएट करता है, टी लिम्फोसाइट, याद रखिए। बी लिम्फोसाइट AMI है, एंटीबॉडी मेडिएटेड है, और इसे ह्यूमनल रिस्पॉन्स भी करता है बी लिम्फोसाइट, बताया था, ये देखिए लिखा है ग्राफ्ट रिजेक्शन मेडिएटेड बाय CMI, ग्राफ्ट रिजेक्शन बाय CMI, जितनी बार पढ़ लो। एंटीबॉडी है 2 लाइट चेन, एंटीबॉडी के बाद 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन होता है, H2L2 इसीलिए लिखा है, फार्मूला H2L2 इसीलिए लिखा है। एक्चुअली क्या होता है, Y शेप बना होता है आपका, ये आपका एनसीईआरटी डायग्राम बना हुआ है, ये है आपका हैवी चेन, बाहर वाला है लाइट चेन, और ये सब सल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, किससे, सल्फाइड बॉन्ड से। यहाँ तो एक्चुअली 2 सल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है, सल्फाइड बॉन्ड से ये अटैच होते हैं, ठीक है। दिस इज योर हैवी चेन एंड दिस इज योर लाइट चेन, बाहर वाली लाइट चेन होती है, इसलिए इसका फुल फॉर्म पूरा पड़ता है 2 हैवी चेन H2 और 2 लाइट चेन H2L2, ठीक है। कार्टून ऑफ एंटीबॉडी आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, H2L2 याद रखिएगा, ठीक है। एंटीबॉडी पढ़ लिया। टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 प्रकार की होती है, हाँ, दोनों एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड में एक्टिव भी हो सकती है, नेचुरल एक्टिव, और इसमें भी हो सकती है आपका नेचुरल और आपका आर्टिफिशियल, इसमें भी हो सकती है नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब देखिए एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, आफ्टर इन्फेक्शन के बाद अगर आपको जो डेवलप हुई वो होती है एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी होती है, और इसका इफेक्ट जो होता है थोड़ा सा फुल इफेक्ट रिस्पॉन्स स्लो होता है, क्योंकि पहली बार हुआ है, अब आओ अगली बार। तो ये कैसी एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी एक्चुअली देते भी आप कैसे, जैसे मान लीजिए इम्यूनाइजेशन जो कराते हैं प्रोग्राम होता है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इसमें पैथोजन डाला जाता है, वीक या हीट किल्ड या एटीन्यूटेड, उसको मारकर उसको कमजोर करके बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, तो बॉडी को पता चल जाता है भैया कोई बाहर ही आया, उसके प्रति एंटीबॉडी तैयार कर लो, यानी अगर आपको दोबारा होगा कुछ तो वो उसका रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन स्लो करेंगे, इसलिए कहा एक्टिव इम्यूनिटी दिया। नेचुरल, अब इसमें भी नेचुरल और पैसिव है। नेचुरल, अगर जो आप
देखते हैं आपके बहुत सारे जिसमें पढ़ते हैं आप, रेडीमेड अगर दिया जा रहा है, ठीक है, और नेचुरली तरीके से बन रहा है तो रेडीमेड दिया जा रहा है अगेंस्ट एंटीजन, तो ये है आपकी पैसिव इम्यूनिटी, यानी बना के दिया जा रहा है। जैसे आपका पैसिव में नेचुरल जो आता है, पैसिव में नेचुरल, देखिए अगर पूछेगा कि पैसिव में नेचुरल, तो कोलेस्ट्रम, आपने नाम पढ़ा है कोलेस्ट्रम, बहुत बार आपने ये पढ़ा है, बहुत बार आपने सुना है कि मम्मी का जो दूध होना चाहिए बच्चे के लिए होना चाहिए। तो भैया स्टार्टिंग में जो इनिशियल डेज लैक्टेशन होता है वो येलोविश फ्लूइड जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसमें भयंकर तरीके से आईजीए एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या आईजीए, देखिए फीटस रिसीव सम ऑफ द एंटीबॉडी फ्रॉम द प्लेसेंटा थ्रू, ये वही आईजीजी की बात कर रहा है, ये भी क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो ये पैसिव में नेचुरल का है, और पैसिव में आर्टिफिशियल याद रखिए, पैसिव आर्टिफिशियल एंटीवेनम, जब आपको सांप काट लेता है तो उसके खिलाफ जो दिया जाता है वो पैसिव है, कैसी इम्यूनिटी पैसिव है और रेडीमेड पैसिव है, एंटीवेनम, आर्टिफिशियल पैसिव कह लीजिए या रेडीमेड पैसिव इम्यूनाइजेशन है आपका एंटीवेनम। चलिए घोड़े में इसको इंट्रोड्यूस करा के कराया जाता है, फिर वहां से बना के एंटीवेनम बनाया जाता है, जो किसी को सांप काट लिए तो दिया जाता है। वैक्सीनाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन, बताइए वैक्सीनाइजेशन का जब भी आप नाम सुनते हैं तो आपके मन में ख्याल आना चाहिए, सबसे पहले वैक्सीन को डेवलप किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने? फादर ऑफ वैक्सीनाइजेशन या फादर ऑफ वैक्सीन माने जाते हैं एडवर्ड जेनर साहब। एडवर्ड जेनर एक्चुअली वैका शब्द से लिया गया था, इसे VACCA, वैका का मतलब होता है काऊ। सबसे इन्होंने पहले काऊ पॉक्स, स्मॉल पॉक्स पे काम किया था, ठीक है। एक छोटे से 5-6 साल के बच्चे को ही करा के देखे थे तो वो तो ठीक हो गया था, ठीक। उस समय ये सब चीज़ें नहीं थी ना कि भाई टेस्ट के लिए आप वो करिए, इसलिए आजकल तो टेस्ट नहीं होते भाई, बहुत सारे प्रोसीजर से, बहुत सारे उससे होके गुजरना पड़ता है। एंटीजन रिस्पॉन्स प्रोटीन पैथोजन, वीकेंड पैथोजन, वही एटेन्यूएटेड के साथ, बॉडी के साथ, उसे एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। कहते हैं एंटीजेनिक प्रोटीन, अगर पैथोजन ने कुछ आपको करा दिया है, भाई कोई डिसीज कराई, तो उसके प्रति जो खिलाफ की प्रोटीन बनती है उसको मारने के लिए आप इम्यूनाइजेशन कराइए। बहुत सारे डोजेस होते हैं, ठीक है। इनकेस ऑफ टिटेनस ये दिया जाता है, इनकेस ऑफ स्नेक बाइट में बताया था परफॉर्म्ड एंटीबॉडी दी जाती है, बताया पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। आरडीएनए टेक्नोलॉजी से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाई जाती ईस्ट से, किससे? ईस्ट से। तो याद रखिए विद द हेल्प ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी द वैक्सीन ऑफ हेपेटाइटिस बी इज प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट। देखिए वहां लिखा होगा ईस्ट, थोड़ा सा पीछे करता है, वो देखिए लास्ट में लिखा है ईस्ट, ठीक है। तो मन भूल जाना, आरडीएनए टेक्नोलॉजी से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ईस्ट से निकाली जाती है। एलर्जी क्या होता है भैया? एलर्जी, आप कहीं भी जाते हैं अचानक से आपका नोज जो है लाल पड़ने लगता है, रनी नोज हो जाता है, छींकने लगते हैं, खांसने लगते हैं, यानी दिस इज एक्स एग्रीगेट रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी अचानक बेफालतू का तगड़ा वाला रिस्पॉन्स अगर इम्यून कहते हैं तो उसे कहते हैं एलर्जी होगी। ये लिखा है एक्स एग्रीगेट रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन इट कॉल्ड एलर्जी। अब एलर्जी बहुत कारण हो सकती है भाई, पोलन से हो गई पोलन एलर्जी, आपके डस्ट वगैरह से भी हो गई, आप एनिमल का डेंडर अगर उड़ रहा है तो उसकी वजह से भी हो गया, बहुत सारे करना। द सस्टेन विच हैज इम्यून रिस्पॉन्स टू प्रोड्यूस द कॉल्ड एलर्जन, जो करवाते हैं उसे एलर्जन कहते हैं। एंटीबॉडी जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है आईजीई। क्या कैसे याद करोगे? जब तुम्हें एलर्जी हो जाती ई करने लगते हो ना, तो आईजीई से एलर्जी। एलर्जी ड्यू टू किसकी वजह से होती है? रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, हिस्टामिन वगैरह निकलने लगता है, इसलिए आपको बहुत सारे इचिंग वगैरह फील होने लगती है। सेरोटोनिन मास्ट सेल से ये सब निकलवा देगा अगर एलर्जी हुई तो। अगर आपको इसको रोकना है, यानी एंटी एलर्जिक देना है, यानी एंटी एलर्जिक चीजों को देना है, तो आप एंटी हिस्टामिन दीजिए, यानी हिस्टामिन ना निकले उसके खिलाफ एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड, ये चीज दिया जाता है टू कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, ठीक है। अस्थमा इज एलर्जिक डिसीज, अस्थमा कैसा एलर्जिक डिसीज है? याद रखिए। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? जब सेल अपनी खुद की सेल अपने ही उसको फौरन मान के मारने लगे तो यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। भैया बॉडी के अंदर ये कमांड होता है कि अपने सेल और बाहरी और पराई में पता करें, लक्षण को पता करें, लेकिन इसी कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से अपनी सेल ही खुद की सेल को मारने लगती हैं। पढ़िए, हायर वर्टिब्रेट सम बॉडी अटैक सेल्फ सेल ड्यू टू जेनेटिक अदर अननोन रीजन, जेनेटिक भी हो सकता है या अननोन रीजन हो सकता है, डैमेज कर देती बॉडी को, ऐसा कहता है ऑटो इम्यून डिसीज में।
कौन कौन सी रिपीटेड अर्थराइटिस है, मस्थीनिया ग्रेविस, ग्रेव्स डिसीज। जब पीवाईक्यू लगाते हैं तो विटिलागो मिलता है आपको, उसमें पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, उसमें विटिलागो दिया है तो अब नहीं पढ़े होंगे तो कैसे पता चलेगा। विटिलिगो, सोरोसिस, पी साइलेंट रहता है, सोरोसिस, ये सब भी कैसे हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बहुत सारे बताए, रिपीटेड आते हैं, मस्थीनिया ग्रेविस, ग्रेव्स डिसीज। ऑटो इम्यून सिस्टम ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी कंसिस्ट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन होंगे, टिश्यू होगा, सेल होगा, बहुत सारे एंटीबॉडीज होती है, सब मिलके पूरा बता। देखिए लिम्फोइड ऑर्गन प्राइमरी जो बनेगा भैया, दो आते हैं आपके बोन मैरो और थाइमस, और सेकेंडरी है लिम्फोसाइट जो एंटीजन के खिलाफ लड़ेंगे, पियर पैचेस, लिम्फ नोड, अपेंडिक्स, स्प्लीन, टॉन्सिल, ये सब आते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप, थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है। ठीक है, तो ये पढ़ लिया आपने। उसके बाद स्प्लीन, आपने यहाँ पढ़ा ना, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है स्प्लीन। स्प्लीन लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है आपके अंदर, जो ये क्या होता है, रिजर्वर ऑफ आरबीसी, या कह सकते हैं इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, यानी बहुत सारा ब्लड भी यही रिजर्व होकर रखता है, और बहुत सारे जो आरबीसी मर गए उसका कब्रिस्तान, कब्रगाह भी होता है यही। ठीक है, लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन कंटेन लिम्फोसाइट एंड फाइब्रोसाइट, रिजर्वर ऑफ आरबीसी है, देखिए रिजर्वर ऑफ आरबीसी है, और फिल्टर द ब्लड को फिल्टर करता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी याद रखिएगा, ग्रेवयार्ड, कब्रगाह ऑफ आरबीसी, स्प्लीन। आगे बढ़िए, क्या कहते हैं, लिम्फोइड टिश्यू, कहाँ लिखा है, लिम्फोइड टिश्यू लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट, वही यूरोजेनेटेड डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी म्यूकोसा लिम्फोइड। माल्ट पूरी बॉडी का कितना ये बनाता है लिम्फोइड टिश्यू, तो याद रखिएगा हमेशा 50%, क्या अबाउट 50%, नियर अबाउट 50% बनाता है, पूछा जा चुका, पीवाईक्यू है। अब आइए ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज। एब्यूज का मतलब गाली देना नहीं यार, अननेसेसरी यूज, अनइफेक्टिव तरीके से यूज करना एब्यूज होता है, बैड लक्षण अब्यूज है। ठीक है, ड्रग अब्यूज में देखिए आप 3 ड्रग पढ़ेंगे आप लोग, ओपॉइड्स, कैनाबिनॉइड एंड कोका एल्कलॉइड। याद रखिए ओसीसी, क्या ओपॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स। अब ओपॉइड्स में कौन कौन से हैं, कौन सा केमिकल है वो देखेंगे, कहाँ इसका रिसेप्टर प्रेजेंट है वो देखेंगे, क्या कराता है वो देखेंगे, बस 1-2 पॉइंट। ओपॉइड्स एक्चुअली किससे निकालते हैं, पॉपी प्लांट के लैटेक्स से। क्या लिखा है, पॉपी प्लांट के लैटेक्स से निकालते हैं, नहीं लिखा आप लिख लीजिए, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट दैट पेपावर सोमनिफेरम से निकालते हैं ओपॉइड्स को। से मॉर्फिन है, हेरोइन है, ये सब आपको ओपॉइड्स हैं। इसके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सीएनएस में प्रेजेंट होता है। कहाँ, सीएनएस और जीआईटी में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सीएनएस जीआईटी में। एक्चुअली मॉर्फिन क्या होती है, मॉर्फिन का अगर आप एसिटाइलेशन करा दें, क्या मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करा दें, यानी एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन लेड टू फॉर्मेशन ऑफ हीरोइन स्मैक व्हाइट। देखिए लिखा है स्मैक हीरोइन के बारे में, ये कैसा पदार्थ होता है, व्हाइट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन होता है, कड़वा होता है, थोड़ा बिटर होता है, बिटर, व्हाइट, क्रिस्टलाइन, और टेस्टलेस, ऑर्डरलेस होता है। कैसा, ऑर्डरलेस होता है, ऑर्डरलेस। इतना प्रॉपर्टी लिखा है हीरोइन स्मैक के बारे में, बिटर होगा, व्हाइट होगा, क्रिस्टलाइन, ऑर्डरलेस सब्सटेंस, व्हाइट कलर का, जो पिक्चर टीवी में देखते हैं ड्रग्स पकड़ा गया व्हाइट कलर का पाउडर, वो एक्चुअली मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से, यानी एसिटाइलेशन करा दीजिए, ठीक है, अब मॉर्फिन का, तो उससे हीरोइन बन जाएगा। ठीक है, कौन सा है, ओपॉइड्स है। इसके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, सीएनएस एंड जीआईटी में। कहाँ, याद रखिए सीएनएस एंड जीआईटी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्चुअली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं, लेकिन स्पेशली ब्रेन पे होता है सीएनएस एंड जीआईटी। बहुत सारे अभी सब देखेंगे आप, लगभग ब्रेन से सब रिलेटेड। अभी देखिए कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिस टाइप का भांग इसे कहते हैं। हाँ, इसको लिया कैसे जाता है, ओपॉइड्स को, ओपॉइड्स को एक्चुअली यूज करते हैं आप लोग स्नॉर्टिंग। स्नॉर्टिंग मतलब होता है लगा के जब ऐसे सूंघते हैं आप, नशा यूज करते हैं, तो उसे कहते हैं स्नॉर्टिंग। क्या, स्नॉर्टिंग। टीवी में देखे होंगे, खींचते रहते हैं सब मिलके, बने रहते हैं कि भैया हम बहुत बड़े स्वैग वाले हैं, जबकि ये बहुत खतरनाक चीज होता है कि ड्रग्स वगैरह लेना। बहुत बार कितने लोग फंसे हैं, तो इसे आप स्नॉर्टिंग से ले सकते हैं, इंजेक्शन से भी ले सकते हैं, इंट्रावेनस। क्या, 2 चीज लिखता है कि हाउ इट विल टेक, तो इंट्रावेनस लीजिए या स्नॉर्टिंग से लीजिए। भाई बहुत लोग होते हैं, देखते हैं आप लोग ग्रुप में बैठ के ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, एक दूसरे को इंजेक्शन बताया था। अभी इससे भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज वगैरह, एड्स वगैरह इससे भी फैलता है। क्यों, क्योंकि आप इन्फेक्टेड ब्लड, मान लीजिए आपका कोई सहपाठी, कोई साथी है, मिलकर आप ड्रग्स ले रहे हैं, पता उसका इन्फेक्टेड ब्लड है और वो आपके अंदर भी एड्स करा दिया है, तो इन्फेक्टेड ब्लड से होता है। तो मोटा मोटा बात याद रखिए, कैसे यूज करते हैं इसे, स्नॉर्टिंग से, मतलब नाक से खींचना स्नॉर्टिंग कहलाती है, और
आपके इंट्रावेनस, ये लिया जाता है ओपॉइड्स के लिए। ये एनसीईआरटी में सब मेंशन है, आप परेशान ना हो, ठीक। अब उसके बाद ओपॉइड्स के बाद आते हैं कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स का जो ड्रग है वो बेसिकली होते हैं कैनाबिस सटाइवा, भांग, जितने भी हाशिश, चरस, गांजा, धतूरा, जितना सुने आप ना, वो सब कुछ है कैनाबिनॉइड्स। देखिए लिखा होगा, ये मारिजुआना, हाशिश, चरस, गांजा, ये सब होते हैं आपके किसमें, कैनाबिनॉइड। इसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका रिसेप्टर एक्चुअली प्रेजेंट होता है ब्रेन में, जैसे अभी बताया कि आपकी ओपॉइड्स के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सीएनएस एंड जीआईटी में, वैसे ये इसका रिसेप्टर ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा इफेक्ट जो ये करता है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है। एक्चुअली यहाँ पे लिखा नहीं, इसलिए नहीं लिखा ना कि सारी चीजें शॉर्ट बनाना रहता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है कौन, आपका कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। आप इसको कैसे लेते हैं, तो आपने देखा होगा इसको भी स्नॉर्टिंग, कुछ लोग जो गांजा फूंकने वाले होते हैं वो तो खींच के लेते हैं। इनहेलेशन, डायरेक्ट ओरल इंजेक्शन से, ओरल इंजेक्शन, इनहेलेशन, इससे आप कैनाबिनॉइड, भांग वगैरह लेते हैं, ठीक है। अब लास्ट वन इज अ कोका एल्कलॉइड, इरिथ्रोजाइलिन। कोका एक पौधे का नाम है जो नेटिव है, कहां पाया जा रहा है, साउथ अमेरिका, ऐसे याद रहे। कोका, इरिथ्रोजाइलिन कोका, नेटिव टू साउथ अमेरिका, जिससे निकाला जाता है कोकेन। कोकेन का ही दूसरा नाम कोक या क्रैक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोक और क्रैक। जब आपको यहाँ कोकीन पढ़ा रहा होता है, यानी जब कोका एल्कलॉइड पढ़ा रहा था, तो एनसीईआरटी सबसे लास्ट वाली लाइन वो कहते हैं, पहले हम लिखते लिखते भूल गए, क्या भूल गए, कि सम स्पोर्ट पर्सन नाउअडेज, सम स्पोर्ट पर्सन आल्सो टेकिंग कैनाबिनॉइड्स, ये सब चीजें ले रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली लिखा इसके नीचे है, लेकिन वो लिखा इसके बारे में, ठीक है, ये मत भूलिएगा। तो ये चीजें आप देख लिए, मोटा मोटा ड्रग भैया कितने, 3 प्रकार के आपके, ओसीसी याद रखना, ओपॉइड्स, कैनाबिनॉइड एंड कोका एल्कलॉइड। कोकेन वाला कौन होता है, मॉर्फिन, मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करा दीजिए आप, हीरोइन बन गया, स्मैक बन गया। हीरोइन स्मैक कैसे दिखता है, व्हाइट कलर का होता है, पाउडरी सब्सटेंस होता है, आपका बीटर होता है और ऑर्डरलेस होता है, और आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिखता है, जो आप टीवी पिक्चर में देखते हैं तो वही हीरोइन दिखता है, ठीक है। एसिटाइलेशन मॉर्फिन का करा दिया। एक्चुअली मॉर्फिन वगैरह क्या यूज किया जाता था, जब पोस्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद जब इतना तेजी से भयंकर पेशेंट को दर्द हुआ करता था, तब उसके लिए दिया जाता था, भैया मॉर्फिन दे दो, ये आपका पेन किलर है, वो इसमें यूज हो जाएगा। लेकिन अब कुछ लोग इसको मिलके बिगाड़ने पे आ गए, इसीलिए नाम पड़ा ड्रग अब्यूज। जब आप अपने पर्पस को, किसी भी ड्रग को अगर आप मतलब उसको ठीक करने के अलावा अदर वे में ले रहे हैं, यानी वो ड्रग अब्यूज हुआ। जैसे दवाइयां आप खाते हैं, दवाइयां किस लिए खाई जाती है, ताकि बीमारियों को ठीक किया जाए, लेकिन उसका इलीगली यूज किया जा रहा है अपने नशे के लिए, तो वो क्या है, ड्रग अब्यूज हुआ। तो यही कहता है, मॉर्फिन वगैरह पढ़ा आपने, फिर उसके बाद कैनाबिस सटाइवा में भांग वगैरह की जितनी फैमिली, सब याद रखिए, ठीक है। कैसे लेते हैं इसे, ओरल इंजेक्शन से या स्नॉर्टिंग से। उसे इंजेक्शन मतलब स्नॉर्टिंग, और आपके इंट्रावेनस, इरिथ्रोजाइलिन कोका, ये देख लिया। अब आगे बढ़िए, देखिए क्या लिखा है इसमें, ठीक है। उसका रिसेप्टर वहीं बता दिए, ये लिख दिया है इन्होंने, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ओपॉइड कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी और सीएनएस में। सीएनएस में एक्चुअली 2 कंपोनेंट आते हैं, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन बेसिकली जो अटैक करता है ब्रेन पे ही करता है, ठीक है। हेरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, अभी बताया, डायस्टिल मॉर्फिन, जिसे आप एसिटाइलेशन करा दीजिए, एसिटिल ग्रुप को जोड़ दीजिए आप मॉर्फिन के साथ, यानी वो क्या बन गया, हीरोइन। मॉर्फिन इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव पेन किलर, अभी बताया था ना भैया, ये बहुत तगड़ा पेन किलर होता है। पोस्ट ऑपरेशन एनाल्जेसिक दिया जाता था इसे, अंडरगॉन सर्जरी के बाद, ठीक है। कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन प्रिंसिपली इन ब्रेन, मैंने बताया था ब्रेन में पाया जाता है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है। देखो लिखा है क्या, इफेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ बॉडी, ठीक है, पढ़ लिया आपने। कोकेन इंटरफेयर विद, देखिए हाँ, सबसे खास बात जो छूट गई कि कोकेन जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के साथ इंटरफेयर करता है, यानी नेचुरल तरीके से डोपामिन निकलना चाहिए, लेकिन आपने कोकेन ले लिया ना, तो ये बेचारा डोपामिन को ही सिक्रीशन को रोक देगा। अब बहुत सारे सिस्टम जो होते हैं बॉडी के, हेलोसिनोजन, मतलब आपको बहुत अच्छा फील हो, बहुत कुछ अच्छा दिखाई दे, जो कि होता नहीं ऐसा, तो डोपामिन का सिक्रीशन ही रोक दिया इसने, यानी इट विल इंटरफेयर विद डोपामिन सिक्रीशन, ये बात लिखती है, मोटी मोटी आप जानिए, ठीक है। आगे बढ़िए, एक्सेसिव डोजेस ऑफ कोकेन कॉज हेलुसिनेशन, बताया कि हेलुसिनेशन करा देते हैं। धतूरा, एट्रोपा बेलेडोना, ये कैसे होते हैं, हेलुसिनेटिक प्रॉपर्टी, सोलानेसी फैमिली पढ़ा था, धतूरा, एट्रोपा बेलेडोना। ड्रग ट्रीट, पहले ड्रग किस लिए दिया जाता था, बहुत सारे साइकेट्रिक्स वगैरह, जब आपको बहुत सारी बीमारियां होती, कौन सी बीमारी, जैसे आप पता लगा कि ख्यालों में कुछ और देख रहे हैं, पगला गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गए, तो डॉक्टर ये सोचते हैं भैया इसका ब्रेन अगर अननेसेसरी चलेगा तो बहुत सारी समस्या उत्पन्न होंगी, तो क्या करते हैं, इसके बॉडी को रेस्ट में लाते हैं, यानी उसको ये सारी ड्रग्स दी जाती थी ताकि आपको
फील गुड हो, आप अच्छा फील करें और अच्छा हो, ताकि आपके मेंटल स्टेटस की रिकवरी की जा सके। लेकिन आपने तो उसका गलत यूज कर लिया। तो वही कह रहे हैं कि ड्रग पहले मेंटल इलनेस के लिए दिया जाता था, ताकि आपको डिप्रेशन, इंसोम्निया, इंसोम्निया किसे कहते हैं, अनिद्रा, जब आपको नींद नहीं आती उसे इंसोम्निया कहते हैं, उसके लिए हमेशा यूज किया जाता था। कौन कौन सा, एम्फेटामिन, बार्बिटूरेट्स एंड बेंजोडाइजापिन, इन सबको दिया जाता था। पहले इसके साथ साथ एक लिखता था कि एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड, इसको भी दिया जाता था, लेकिन अब एनसीईआरटी हटा दी, तो हमको 3 ही पढ़ना, एम्फेटामिन, बार्बिटूरेट्स एंड बेंजोडाइजापिन। स्मोकिंग, भैया आप स्मोकिंग ले रहे हैं तो ये भी खतरनाक है, इम्फीसीमा कराएगा। सबसे बड़ा जो मेजर कॉज है वो इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा क्या होता है, इसमें आपके एल्वुलाई की जो वॉल होती है, जो सेप्टा होती है, वो डिसॉल्व होने लगती है, यानी रेस्पिरेशन के लिए जो सरफेस एरिया चाहिए वो घटने लगता है, इसलिए ऑक्सीजन कंटेंट बॉडी के अंदर घटने लगता है, CO2 का कंटेंट बढ़ने लगता है, यानी लैक ऑफ रेस्पिरेशन हो जाता है आपके ड्यू टू इम्फाइसीमा। सबसे मेजर कारण है सिगरेट स्मोकिंग। ये जब आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां भी दिया हुआ है, एम्फीसीमा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में। टोबैको चिविंग एसोसिएटेड विद माउथ कैंसर, भैया तंबाकू खाते तो माउथ, अब पूरा देखते हैं आप 2011 के बाद एक एक्ट बनाया गया था कि जितने भी कार्सिनोजेनिक हैं, जो कैंसर कराती हैं, या जितने भी आप ड्रग्स वगैरह, जितनी भी तंबाकू, सिगरेट ये सब लेते हैं, उनके 50% से ज्यादा जो वो होना चाहिए पार्ट में कवर होना चाहिए, उनके निगेटिव इफेक्ट बनाए थे। तभी देखते हैं कि एकदम मसूड़ा वसूड़ा एकदम गल गया है, दांत वांत एकदम दिखने लगता है। तो इतनी भयंकर तरीके से करवाने के बाद भी आप क्या करते हैं, फिर भी आप नशा करते हैं, ठीक है, तो इससे बचिए। टोबैको चिविंग माउथ कैंसर, ठीक है। सिम्टम ऑफ विथड्रॉल, हाँ विथड्रॉल सिंड्रोम क्या होते हैं, सिंड्रोम मैंने बताया था, व्हाट इज सिंड्रोम, सिंड्रोम इज अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम, ग्रुप ऑफ सिम्टम को आप सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप किसी भी नशा को करते रहते हैं, जब आप नशा छोड़ते हैं तो बहुत सारे सिंड्रोम आपको दिखाई देते हैं, जैसे एंजाइटी होगा, अच्छा नहीं लगेगा, सेकीनेस, नोजिया, जी मचलाना, स्वेटिंग, पसीना आएगा। इसीलिए कहते हैं जब कोई भी नशा भी आप डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते, उसको धीरे धीरे कम करना, फिर छोड़ना है। डायरेक्ट छोड़ देंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। ये सारे लक्षण जो बीमारी होती है आपको किसी भी नशा को छोड़ने के बाद, उसे कहते हैं विथड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है। क्रोनिक यूज ऑफ अल्कोहल क्या कराता है, सिरोसिस कराता है। लिवर सिरोसिस एक्चुअली क्या होता है, इसमें लिवर सेल पूरी तरह से डैमेज होने लगती है, इसलिए कहते हैं फैटी लिवर हो गया आप, यानी सबसे पहले एक क्वेश्चन मार्क करता है, आप दारू तो नहीं पीते, अल्कोहल, इथेनॉल, तो उससे क्या होता है आपका, ये हो जाता है आपका क्रोनिक यूज, आप अल्कोहल बार बार ले रहे हैं तो लिवर सिरोसिस हो गया, नहीं लिवर सेल डैमेज होने लगती है, जिसे आप फैटी लिवर भी कहते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल लेने से ये लक्षण हुए। स्मोकिंग वगैरह से क्या हुआ, सारे ड्रग्स में इतनी चीजें देख ली, जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट है वो यही है। थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह एनसीईआरटी में बना हो वो देख लीजिएगा, कभी कभी स्ट्रक्चर दे देंगे, फिर प्रॉपर्टी पूछ देंगे तब आप घुस जाओगे। अब आपको पता नहीं कि ये ओपियोइड है, कि ये मॉर्फिन है, कि कोडीन है, अब पूछ देंगे भैया इसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट, पहले ये तो पता करो भैया कि ये मॉर्फिन का बना है कि हीरोइन का बना है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। इसके सारे लक्षण आपको याद रखिए, कहाँ कहाँ रिसेप्टर प्रेजेंट है, कैसे लिया जाता है, और क्या क्या इसके वो हैं कंपोनेंट केमिकली, ठीक। उसके बाद एनसीईआरटी में 2-3 पैरा लिखा हुआ है लास्ट में, भैया आपकी जिंदगी से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, आप नशा करते हैं, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है कि नशा छोड़ना बहुत बड़ी बात है। भैया आप नहीं हो रहा है, अपने पेरेंट्स से मिलिए, बहुत सारे कंसल्टेंट डॉक्टर से मिलिए, बहुत सारे, भैया आपकी जिंदगी से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नथिंग इज बियॉन्ड योर लाइफ, ठीक है। पीयर प्रेशर होता है, इसमें लिखते हैं कि भैया पीयर प्रेशर होता है एकेडमिक का, पढ़ाई लिखाई का, कंपटीशन का, उसकी वजह से लोग लेने लगते हैं, बहुत लोग दिखावे में लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये सब चीज़ बचकांड वाली बातें हैं, वो पढ़ लीजिएगा आप, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वो सब कोई मतलब नहीं। आप अपने पेरेंट्स से मिलिए, अपने अच्छे दोस्तों से मिलिए, ठीक है, अच्छे दोस्तों से, दोस्त बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। अगर तब भी नहीं होता तो प्रोफेशनल डॉक्टर कंसल्टेंट से मिलिए और इसका निजात पाइए। तो ड्रग्स वगैरह बिल्कुल नहीं, नशा मुक्त भारत बनाइए। तब तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं कल के पेपर में, ठीक, ओके।